इसके बाद सीआईए ने क्या किया? सीधा हमला? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो सिर्फ शक था। इसे पुख्ता करने और ऑपरेशन की तैयारी के लिए महीनों तक उस कंपाउंड पर कड़ी निगरानी रखी गई, 2400 घंटे। कैसे? मतलब क्या तरीके अपनाए? सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन फुटेज और दूसरे तकनीकी खुफिया तरीकों से कोशिश ये समझने की थी कि अंदर कितने लोग हैं, उनकी रूटीन क्या है, क्या कोई ऐसा है जो बिन लादेन जैसा दिखता हो। लेकिन ये सब दूर से हो रहा था, बिना जमीन पर कोई हरकत किए। इसमें क्या मुश्किलें थीं? दूर से नजर रखना कितना मुश्किल रहा होगा? सबसे बड़ी चुनौती थी पैटर्न ऑफ लाइफ समझना। तस्वीरें तो मिल जाती थीं, लेकिन ये पक्का कहना मुश्किल था कि तीसरी मंजिल पर टहलने वाला वो लंबा दाढ़ी वाला आदमी बिन लादेन ही है या कोई और। फिर मौसम की दिक्कतें थीं, बादल, खराब मौसम। हाँ, वो तो होता ही है। और सबसे बड़ी बात, कोई ऐसी हरकत नहीं करनी थी जिससे कंपाउंड वालों को या पाकिस्तानी अथॉरिटीज को जरा भी शक हो जाए। सब कुछ टॉप सीक्रेट रखना था। तो महीनों के इस निगरानी के बाद क्या तस्वीर कुछ साफ हुई? क्या पक्का हो गया कि बिन लादेन वही हैं? तस्वीर पूरी तरह तो कभी साफ नहीं हुई। मतलब 100% सबूत नहीं था। लेकिन जितनी जानकारी जमा हुई, उसके विश्लेषण से सीआईए इस नतीजे पर पहुंची कि उच्च संभावना है कि उसामा बिन लादेन उसी कंपाउंड में है। उच्च संभावना? आंकड़ों में कितना? करीब 60 से 80%। ये कोई गारंटी नहीं थी, पर हाँ, अमेरिका के पास तब तक की सबसे मजबूत लीड यही थी। 60 से 80%? फिर भी एक बहुत बड़ा रिस्क था। तो इस जानकारी पर फैसला कैसे हुआ? ये सारी जानकारी सीधे राष्ट्रपति बराक ओबामा तक पहुंचाई गई। उनके सामने कई ऑप्शन रखे गए, जैसे कंपाउंड पर हवाई हमला कर दें, या पाकिस्तानियों के साथ मिलकर ऑपरेशन करें, या फिर अमेरिका अकेले ही गुप्त तरीके से कमांडो रेड करे। हर ऑप्शन के अपने खतरे रहे होंगे। बिल्कुल। हवाई हमले में आम लोग मारे जा सकते थे, और ये पक्का नहीं होता कि बिन लादेन मरा या नहीं। पाकिस्तान को शामिल करने से खबर लीक होने का डर था। और अकेले रेड करने का जोखिम? सबसे बड़ा जोखिम था पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन। इससे रिश्ते बहुत बिगड़ सकते थे, और अगर मिशन फेल हो जाता, कमांडो पकड़े जाते या मारे जाते, तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी होती। और अगर वहां बिन लादेन मिलता ही नहीं? तो इतना बड़ा जोखिम उठाने का कोई मतलब ही नहीं रहता। ये राष्ट्रपति ओबामा के लिए वाकई एक बहुत मुश्किल फैसला था। कई हफ्तों तक व्हाइट हाउस में इस पर गहन चर्चा चली। आखिरकार राष्ट्रपति ओबामा ने एक तरफा कमांडो रेड का फैसला लिया। ये सबसे जोखिम भरा रास्ता था, पर शायद लक्ष्य हासिल करने का सबसे सटीक तरीका भी यही माना गया। और यहीं से शुरू हुई ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर की प्लानिंग। हाँ, नेपच्यून स्पेयर। नेपच्यून समुद्र के देवता और स्पेयर यानी भाला। शायद नाम में ही इरादा छुपा था। और इस मुश्किल काम के लिए किसे चुना गया? कोई खास टीम? इसके लिए अमेरिका की नौसेना की सबसे एलीट, सबसे गुप्त यूनिट्स में से एक नेवल स्पेशल वॉरफेयर डेवलपमेंट ग्रुप, जिसे लोग सील टीम 6 के नाम से जानते हैं, उसे चुना गया। सील टीम 6? हाँ, सुना है इनके बारे में। ये तो सबसे खतरनाक मिशंस के लिए होते हैं ना? बिल्कुल। इन्हें दुनिया के सबसे मुश्किल बंधक बचाव, आतंकवाद विरोधी और स्पेशल ऑपरेशंस के लिए ट्रेन किया जाता है। इनकी तैयारी कैसी रही होगी? क्या बस जाके हमला करना था? नहीं, तैयारी बहुत जबरदस्त थी। सिर्फ फिजिकल और हथियारों की ट्रेनिंग नहीं, बल्कि मिशन के हर छोटे बड़े पहलू की तैयारी। सबसे खास बात यह थी कि अमेरिका में एक गुप्त जगह पर एबटाबाद वाले कंपाउंड का हूबहू रेप्लिका बनाया गया था। एक डमी घर। पूरा मॉडल? सच में? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। उस मॉडल पर टीम ने अनगिनत बार दिन में रात में मिशन की प्रैक्टिस की। हर कमरा, हर दरवाजा, हर संभावित खतरा, सब कुछ उन्हें पता था। उन्होंने हर सिचुएशन की प्रैक्टिस की। अगर गार्ड्स मिले तो क्या करना है, बिन लादेन कहीं और हो तो क्या करना है, हेलीकॉप्टर खराब हो जाए तो क्या करना है। हूबहू मॉडल पर प्रैक्टिस, ये तो दिखाता है कि तैयारी किस लेवल की थी। मतलब हर कदम पहले से सोचा हुआ था। हाँ, एक एक सेकंड कीमती था। उन्हें पता था कि उनके पास वक्त बहुत कम होगा। अंदर जाना है, टारगेट ढूंढना है, सबूत इकट्ठा करने हैं और सुरक्षित वापस निकलना है, वो भी बिना पाकिस्तानी फौज या पुलिस को अलर्ट किए। स्पीड और सीक्रेसी, यही मेन था। बिल्कुल। और फिर वो रात आई, अमेरिका में 1 मई 2011 और पाकिस्तान में 2 मई की सुबह। हाँ, अफगानिस्तान के एक बेस से 2 खास ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़े, जिन्हें स्पेशली मॉडिफाई किया गया था रडार से बचने के लिए।
मतलब उनमें स्टेल्थ कैपेबिलिटी थी। अच्छा, स्टेल्थ हेलीकॉप्टर, ताकि पाकिस्तान के एयर डिफेंस को पता न चले। सही। अंधेरे का फायदा उठाकर वो चुपचाप पाकिस्तानी हवाई सीमा में घुस गए। प्लान के मुताबिक जमीन पर कितना समय लगना था? अनुमान था कि जमीन पर करीब 40 मिनट लगेंगे। प्लान सीधा था, कंपाउंड में उतरो, घर में घुसो, बिन लादेन को ढूंढो, पकड़ो या मारो, जरूरी सबूत लो और वापस अफगानिस्तान। लेकिन जैसा अक्सर होता है, प्लान के मुताबिक सब कुछ नहीं होता, कोई गड़बड़ हुई। मिशन की शुरुआत में ही एक बड़ी गड़बड़ हो गई। कंपाउंड के ऊपर पहुंचते ही एक हेलीकॉप्टर शायद अप्रत्याशित हवा के दबाव या किसी तकनीकी कारण से थोड़ा अस्थिर हुआ और उसकी टेल यानी पिछला हिस्सा दीवार से टकरा गया। क्या हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया कंपाउंड के अंदर? हाँ, वो कंपाउंड के अंदर ही क्रैश लैंड हुआ। गनीमत ये थी कि लैंडिंग कंट्रोल्ड थी, किसी सील को गंभीर चोट नहीं आई। पर ये तो मिशन के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। इससे तो शोर हुआ होगा, पकड़े जाने का खतरा बढ़ गया होगा। बिल्कुल, वो एक बहुत ही तनाव वाला पल था। हेलीकॉप्टर क्रैश होने से प्लान तो गड़बड़ाया ही, साथ ही स्थानीय लोगों या पाकिस्तानी अधिकारियों के अलर्ट होने का खतरा बहुत बढ़ गया। फिर टीम ने क्या किया? लेकिन सील्स इसी चीज के लिए ट्रेंड होते हैं, अचानक आई मुश्किलों से निपटना। उन्होंने फौरन स्थिति संभाली, बैकअप प्लान तैयार था, दूसरे हेलीकॉप्टर ने बाकी टीम को उतारा और क्रैश हुए हेलीकॉप्टर वाली टीम भी फौरन ऑपरेशन में लग गई। अब वक्त और भी कम था। कंपाउंड के अंदर क्या हुआ? कोई मुकाबला हुआ? बिन लादेन के कुछ गार्ड्स और वहां रहने वाले लोगों से हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहले वही कुरियर अबू अहमद अल कुवैती सामने आया, जिसने गेट के पास से गोली चलाई और जवाबी फायरिंग में मारा गया। उसके भाई और एक महिला की भी गोलीबारी में मौत हुई। टीम बहुत तेजी और सधे हुए तरीके से मुख्य घर की तरफ बढ़ी, एक एक कमरा क्लियर करते हुए। और बिन लादेन वो कहाँ मिला? वो मुख्य घर की तीसरी मंजिल पर अपने बेडरूम में था। अच्छा। जब सील्स वहां पहुंचे, रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने उसे देखा। आगे क्या हुआ इस पर थोड़े अलग अलग वर्जन हैं, लेकिन ऑफिशियल बयान यही है कि उसने शायद प्रतिरोध करने की कोशिश की या ऐसा इरादा दिखाया, जिसके बाद कमांडोज ने गोली चला दी। हाँ, कमांडोज की ट्रेनिंग होती है कि खतरे को फौरन खत्म करो। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उसे पहले सीने में और फिर सिर में गोली मारी गई और वहीं उसकी मौत हो गई। 1 दशक से ज्यादा की तलाश, महीनों की प्लानिंग और करीब 38 मिनट की जमीनी कार्रवाई के बाद ओसामा बिन लादेन मारा गया था। बिन लादेन मारा गया, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। टीम का अगला कदम क्या था? बिल्कुल, टारगेट पूरा होने के बाद टीम ने तेजी से काम किया। हाँ। उनका दूसरा अहम मकसद था खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। उन्होंने कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव, डीवीडी, यूएसबी ड्राइव्स और बहुत सारे दस्तावेज कब्जे में लिए। ये एक तरह से सोने की खान हो सकती थी। हाँ। अल-कायदा के नेटवर्क और प्लान्स के बारे में जानकारी। हाँ, उनके नेटवर्क, भविष्य की योजनाएं, दूसरे नेताओं के बारे में बहुत कुछ मिल सकता था। और वो जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, उसका क्या किया? टीम बिन लादेन की लाश और सारे सबूतों के साथ दूसरे हेलीकॉप्टर और एक बैकअप चिनूक हेलीकॉप्टर जो बुलाया गया था, उसमें सवार होकर वापस अफगानिस्तान के लिए निकल गई। जाने से पहले उन्होंने उस क्रैश हुए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को वहीं पर विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया, नष्ट कर दिया। क्यों? ताकि उसकी जो सीक्रेट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी थी या दूसरे उपकरण थे, वो किसी और के हाथ ना लगे, खास तौर पर पाकिस्तान या चीन के। समझ गया। तो मिशन पूरा हुआ, टीम सुरक्षित वापस आ गई। अब दुनिया को बताने की बारी थी। हाँ, कुछ ही घंटों में वॉशिंगटन डीसी में आधी रात के आसपास राष्ट्रपति ओबामा ने व्हाइट हाउस से देश और दुनिया को संबोधित किया। उनका संदेश सीधा और साफ था। आज रात मैं अमेरिकी लोगों और दुनिया को बता सकता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया है जिसमें ओसामा बिन लादेन मारा गया है, न्याय हो गया है। और ये खबर आग की तरह फैल गई होगी। बिल्कुल, पूरी दुनिया में। इस घोषणा के साथ एक और जरूरी बात पता चली, बिन लादेन की लाश का क्या हुआ? अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि लाश को पहले अफगानिस्तान ले जाया गया, पहचान पक्की की गई, फिर इस्लामी रिवाजों का पालन करते हुए 24 घंटे के अंदर उसे समुद्र में दफना दिया गया। ये काम अमेरिकी नेवी शिप USS कार्ल विंसन पर अरब सागर में कहीं किया गया। समुद्र में दफनाना, ये थोड़ा अजीब नहीं है? इसका क्या कारण बताया गया? इसके पीछे मुख्य वजह ये बताई गई कि अमेरिका नहीं चाहता था कि बिन लादेन की कब्र बने। मतलब वो नहीं चाहते थे कि भविष्य में कोई उसकी कब्र को एक तीर्थ स्थल या मजार बना ले जहां लोग जाएं, उसे शहीद माने। अच्छा, ताकि वो जगह एक प्रतीक ना बन जाए। हाँ, समुद्र में दफनाने से उसका कोई स्थायी निशान नहीं रहा।
हालांकि इस फैसले पर कुछ धार्मिक गुटों ने सवाल भी उठाए थे। इस पूरे ऑपरेशन ने दुनिया को चौंका दिया। अमेरिका में तो जश्न मना, लेकिन कई सवाल भी खड़े हुए। हाँ, और सबसे बड़ा और सबसे नाजुक सवाल पाकिस्तान की भूमिका पर उठा कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एक मिलिट्री कैंटोनमेंट शहर में मिलिट्री एकेडमी के इतने पास इतने सालों से कैसे रह रहा था। यही सबसे बड़ा सवाल था। क्या पाकिस्तानी सरकार या फौज या कम से कम उनकी खुफिया एजेंसी ISI के कुछ लोगों को पता था, या ये उनकी इंटेलिजेंस की बहुत बड़ी नाकामी थी? पाकिस्तान का क्या कहना था इस पर? पाकिस्तान ने हमेशा इस बात से इनकार किया कि उन्हें बिन लादेन के वहां होने का पता था। उन्होंने अमेरिकी ऑपरेशन को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन कहा और खुफिया नाकामी मानी। लेकिन अमेरिका और दुनिया भर में कई लोगों के मन में शक बना रहा। इस घटना ने अमेरिका पाकिस्तान के जो पहले से ही मुश्किल रिश्ते थे उनमें और ज्यादा तनाव पैदा कर दिया। जिसका असर शायद आज तक है। बिल्कुल। पाकिस्तान के सवाल के अलावा वो जो खुफिया जानकारी मिली थी कंपाउंड से, उसका क्या हुआ? क्या वो वाकई काम आई? हाँ, वो बहुत कीमती साबित हुई। CIA ने एक खास टीम बनाई उसे एनालाइज करने के लिए। कहा जाता है कि उन हार्ड ड्राइव्स और डॉक्यूमेंट्स से अल कायदा के अंदर की बातें, उनके नेताओं की बातचीत, पैसे कहाँ से आते हैं, आगे के प्लान्स, दुनिया भर में उनके साथी, इन सब के बारे में बहुत अहम जानकारी मिली। अच्छा। इस इंटेलिजेंस से अमेरिका और उसके साथियों को अल कायदा के नेटवर्क को और कमजोर करने और कई हमलों को रोकने में मदद मिली। तो ये ऑपरेशन सिर्फ बिन लादेन का अंत नहीं था, ये अल कायदा के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका था। तो ये थी ओसामा बिन लादेन के खिलाफ उस आखिरी निर्णायक मिशन की कहानी। सालों की खुफियागिरी, धैर्य, टेक्नोलॉजी और एक रात की बेहद जोखिम भरी कार्रवाई का नतीजा। निश्चित रूप से। और ये कहानी सिर्फ एक आदमी के अंत की नहीं है। इसने आतंकवाद के खिलाफ जो ग्लोबल लड़ाई चल रही थी उसकी दिशा बदली। इसने अमेरिका की खुफिया और फौजी ताकत दिखाई, लेकिन साथ ही अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते, संप्रभुत्व, विश्वास, इन जैसे मुश्किल मुद्दों को भी सामने लाया। अमेरिका पाकिस्तान रिश्तों पर तो इसका बहुत गहरा असर हुआ। हाँ, ये बात तो है। यहाँ एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है कि इस तरह की जो बेहद सीक्रेट, एक तरफा और जोखिम भरे मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, उनकी कामयाबी किन नाजुक संतुलनों पर टिकी होती है? सही खुफिया जानकारी, राजनीतिक इच्छा शक्ति, मिलिट्री की काबिलियत और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और रिश्तों की जटिलता, शायद इन सब का मिश्रण। बिल्कुल। और भविष्य में जैसे जैसे तकनीक बदलेगी, दुनिया की चुनौतियां बदलेंगी, क्या ऐसे ऑपरेशंस का तरीका और उनकी नैतिकता पर बहस और तेज होगी? ये एक सोचने वाली बात है।